सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूथ एम्पलीफायर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में और देश में चल रहे डिक्टेटरशिप के बारे में। तो क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? इन सब सवालों का जवाब हम जैसे देशभक्तों को ज़रूर जानना चाहिए और इस वीडियो में हम आज इसी पे बात करेंगे, क्योंकि पिछले एक महीने से हमें काफ़ी सुनने में आ रहा है कि मोदी तानाशाह हो गए हैं और देश डिक्टेटरशिप की ओर चलता चला जा रहा है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बिना किसी मनी ट्रायल या बिना किसी कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया जाता है। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नियुक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड यानी कि देश का सबसे बड़ा घोटाला किसी भी टीवी न्यूज़ चैनल में रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इंडिया की बड़ी विपक्ष पार्टी यानी कि कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर लिया गया है और वो सही तरीके से अपना कैंपेन भी नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। अपोजिशन के कैंडिडेट जैसे ही खड़े होते हैं उन पर ईडी और आईटी के केसेस खुल जाते हैं। कांग्रेस ये भी कह रही है कि उन्हें अखबारों में पेड एडवर्टाइजमेंट भी चलाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है हमारे देश में, इन सब सवालों का हम इस वीडियो में आज आंसर करने वाले हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से। ये आज़ाद भारत में पहली बार हुआ है कि देश में किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया हो बिना किसी मनी ट्रायल और बिना किसी कन्विक्शन के। इससे पहले दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को भी अरेस्ट किया गया था और उससे पहले दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को भी अरेस्ट किया गया था। आम आदमी के पार्टी के एमपी संजय सिंह को भी अरेस्ट किया गया है और इस समय ये तीनों जेल में हैं। ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए लिए और एक अनड्यू इलेक्शन पॉलिसी के तहत एक बेनिफिट दिया दूसरी पार्टी को एक्साइज ड्यूटी में। ये सब हो रहा है पीएमएलए के तहत। ये अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के अरेस्ट जो किया जा रहा है वो 2018 में एक कानून लाया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इस कानून में अमेंडमेंट किया गया कि जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते हैं तब तक आपको दोषी माना जाएगा और आपको बेल नहीं होगी। ये कानून में जो बदलाव आया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में अमेंड किया गया। इससे पहले ये बदलाव नहीं थे और इससे पहले इस कानून का कहना था कि जब तक आप दोषी साबित नहीं हो जाते आप निर्दोष हैं और आपको बेल मिल सकती है। हालांकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यानी कि पीएमएलए के तहत ये कानून में बदलाव लाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और इसी कानून के तहत अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया है और आम आदमी के कई चीफ मिनिस्टर्स भी इसमें अंदर है। वाह मोदी जी, वाह वाह। इसमें बड़े सूत्रधार बने हैं ऑरोबिंदो फार्मा कंपनी के मालिक शरत चंद्र रेड्डी। हालांकि इनसे जब ईडी ने पहली बार बयान लिया था तो इन्होंने केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं कहा और इसके दूसरे दिन ही पुलिस ने उनसे अरेस्ट कर दिया और जेल में डाल दिया और 6 महीने तक जब वो जेल में रहे तो उनकी पार्टी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत उन बीजेपी को 5 करोड़ का चंदा दिया और धीरे धीरे वो जेल से बाहर आ गए और 6 महीने के बाद वो जेल से बाहर आकर अपने 9वें स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपना रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और इसी उन्हीं के बयान के तहत अरविंद केजरीवाल को अंदर कर लिया गया और जैसे ही ऑरोबिंदो फार्मा कंपनी के मालिक छूट जाते हैं शरत चंद्र रेड्डी। हालांकि इन्होंने पहले 5 करोड़ का चंदा दिया था बीजेपी को, उसके बाद इन्होंने फिर 500 करोड़ का चंदा दिया। तो इस तरह ऑरोबिंदो फार्मा की कंपनी के मालिक शरत चंद्र रेड्डी निर्दोष साबित हो गए। आखिर ऐसा क्या है कि जो बीजेपी को चंदा देता है, जो बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करता है, वो आगे जाके निर्दोष साबित हो जाता है।
शिवसेना के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर को 9 बजे अपॉइंट किया जाता है और 10 बजे उनके खिलाफ ईडी और आईटी के केसेस खुल जाते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियों पर बीजेपी के द्वारा दबाव बनाया जाता है। एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पटेल तो आप सबको याद होंगे, प्रफुल्ल पटेल जब तक एनसीपी में थे उनके खिलाफ घोटालों का बड़ा स्कैम खुला और जैसे ही वो बीजेपी में आ गए उनके सारे केसेस क्लोज हो गए। नवीन जिंदल कंपनी के मालिक जिन पर कोलगेट घोटाला का आरोप था, जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया वो भी निर्दोष साबित हो गए और उनके सारे केसेस क्लोज हो गए। अरुण गोयल, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के अरुण गोयल जब रिज़ाइन करते हैं तो उनका सीट वेकेंट होता है। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के 3 ऑफिसरों में से सिर्फ 2 ही ऑफिसर रहते हैं, लेकिन जब अरुण गोयल रिज़ाइन करते हैं तो 2 सीट वेकेंट होती है। इससे पहले कानून ये था कि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर है उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट और यूनियन मिनिस्टर के थ्रू होती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें बदलाव लाया और ये नियम लिया कि प्रधानमंत्री मोदी, यूनियन मिनिस्टर और किसी भी लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि ये 3 बॉडी के थ्रू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। तो इसके तहत मोदी बने पहले मेंबर, दूसरे मेंबर बने अमित शाह और तीसरे मेंबर बनाए गए अधीर रंजन चौधरी को। अब बात आई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ ऑफिसर को अपॉइंट करने की। ये जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये देखभाल करते हैं कि चुनाव किस तरह से कंडक्ट किया जाए और इसमें ऐसा बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दबदबा बनाया और अपने जो लोग थे उन्हें इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर बनाया और अपॉइंट किया। अधीर रंजन चौधरी ये आरोप लगाते हैं कि जब भी अपॉइंटमेंट की बात आती थी उन्हें 1 दिन पहले नोटिस दिया जाता था और आनन फानन में कैंडिडेट तय किया जाना चाहता था। ज्ञानेश कुमार अपॉइंट किए गए जो कि 2016 से 2021 के बीच में होम मिनिस्ट्री में काम करते थे अंडर अमित शाह। ये बात अंडरलाइन करने लायक है। अमित शाह के अंडर काम करने वाले ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमिश्नर के तहत नियुक्त किया जाता है। दूसरे बनते हैं सुखबीर संधू, 2014 से 2023 के बीच में ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑफिसर उत्तराखंड के रहे। तो इस तरह ये दबाव बनाया गया कि ये सभी दोनों जो मेंबर हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के अपने मेंबर हैं। इसलिए विपक्ष पार्टी हमेशा क्लेम करती है कि इंडिया में जो चुनाव हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेयर पॉलिसी के तहत नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों तमाम तरह के प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हैं बीजेपी के थ्रू कांग्रेस और तमाम विपक्ष पार्टी के लिए। अभी आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो मेन लीडर हैं अरविंद केजरीवाल वो इस समय जेल में हैं। कांग्रेस की हालत ऐसी कर दी गई है कि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और राहुल गांधी का हर जगह मजाक उड़ाया जा रहा है। ममता बनर्जी को भी बीच में बीजेपी ने इमेज खराब करने की बहुत सारी नाकाम कोशिश की, हालांकि वो कुछ हद तक सफल भी हो पाए हैं। और आप देख रहे होंगे कि दूसरे स्टेटों में नीतीश कुमार को कैसे सरकार गिराई गई, तोड़ी गई। हालांकि नीतीश कुमार के ऊपर में आरोप लगाया जाता है कि ये दल बदलू हैं, लेकिन ये आरोप बीजेपी पे भी लगता है कि ये पावर में आने के लिए कभी भी किसी के साथ भी समझौता कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी सरकार गिराई गई, उसमें भी बीजेपी का कहीं ना कहीं हाथ था। तो दोस्तों ये जो डिक्टेटरशिप या ये जो तानाशाह पिछले कुछ 1 महीनों में हमें देखने को मिल रहा है, जिसका एक चरम सीमा हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें हालांकि सभी पार्टियों द्वारा जब भी वो पावर में रहे हैं तो की गई है। ऐसा सभी जानते हैं कि सीबीआई जो होती है वो कहीं ना कहीं अनफेयर गेम ही खेलती है और पीएम के तरफ रहकर ही अपनी पॉलिसीज़ और अपने केसेस खोलती है। यानी सीबीआई जो है वो पीएम के कहने पे ही अपने काम करती है। तो इस तरह से, लेकिन बीजेपी अभी इस समय में जो सिस्टम तोड़ने पे लगी है, इस तरह बीजेपी ने कांग्रेस को ख़त्म करने की चाह ली है और कहीं ना कहीं वो चाह रही है कि उसके जो 2 बड़े अपोजिशन पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पूर्णतः ख़त्म हो जाए।
और जैसा कि आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे लोअर क्लास के जो वर्कर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं उनको अपने में जोड़ने की कोशिश की है। और जो अपर क्लास ऑफ पीपल हैं उनके लिए भी उन्होंने कई लोन दिए, लेकिन मिडिल क्लास पीपल के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई बार कहा कि आप सब नौकरी छोड़ दो और बिजनेस करो, लेकिन मिडिल क्लास में ये सब चीज़ें करना संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और ये जो देश में उनके प्रति डिक्टेटरशिप के जो आरोप लग रहे हैं उन पर आके उन्हें कहीं ना कहीं अपना सफाई पेश करना चाहिए और एक फेयर तरीके से सरकार चलानी चाहिए। कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा।